हेलो छात्रों, एक बार फिर से मैं सत्यपाल आप लोगों का अपनी YouTube किरण अट्टे की क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब फिर आप लोगों को नई क्वेश्चनों के साथ नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं आज नए क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन सारे आई ITI में एक चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर। उस ट्रांसफॉर्मर के सारे क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आज कुछ इस क्लास में करेंगे। इसी के जैसे इसमें क्वेश्चन खत्म होते हैं तो अगले क्वेश्चनों के साथ नई क्लास लेके आएंगे अगले दिन। उन क्लासेस में आप लोगों को जो बच्चे क्वेश्चन है उनको कराएंगे। देखते हैं तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है। ये दे रखा है, पहला आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे, जो TF मैंने लिख रखा है, TF का अर्थ होता है ट्रांसफार्मर। जो मैंने ये लिखा है TF का मतलब होता है, क्या होता है, ट्रांसफार्मर। क्या होता है, ट्रांस ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर आप लोगों के नाम से ही पता चल रहा होगा। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक हमारे घर के जो बाहर आती है सप्लाई ट्रांसफार्मर के द्वारा आती है। जो पावर हाउस के बाद हमारे घर के सामने एक ट्रांसफार्मर रखा होता है, एक डिवाइस रखी होती है जिससे हम लोग सप्लाई लेते घरों की। आप लोग अच्छी तरह इससे वाकिफ होंगे नाम से। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर ये हमेशा AC पे काम करता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर AC पे ही काम करता है तो DC पे क्यों नहीं करता है। देखो इसका मेन रीजन क्या है कि जो उसमें क्या होता है, जब भी ट्रांसफार्मर का भी काम करेगा तो वो आपके अल्टरनेटिव चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अल्टरनेटिव चुंबकीय क्षेत्र जब बनाएगा जब उसमें AC सप्लाई होगी। AC अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या किसका क्या आवश्यकता होती है, AC सप्लाई के लिए। क्योंकि AC खुद एक अल्टरनेटिंग करंट होती है, जब DC क्या होती है, डायरेक्ट करंट होती है। और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आवश्यक है AC करंट का होना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है किस पे काम करते हैं, AC पे। ऑलरेडी किस पे काम करते हैं, AC पे। ये तो काम करने की तरीका हो गए। अब आप लोग एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा, सर एक बात बताइए ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो हम आपको थोड़ी सी पीछे ले जाते हैं और बताते हैं ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टैटिक होता है, जो अन्योन चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब आप बहुत बात कर रहे होंगे सर अन्योन एक नया शब्द हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ये होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन वो सिद्धांत होता है जब कोई प्रारंभिक कॉइल होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉइल बना रखी है, तो इसके पास कोई सटीक से लगा रखा है क्या, एक पत्ती, और उसके बाद एक कॉइल बना रखी है दूसरी। जब हम प्राइमरी बाइंडिंग में सोर्स देते हैं AC, क्या सोर्स देते हैं, AC सप्लाई देते हैं हम, ठीक, AC वोल्टेज दे दिया, ठीक। जब AC वोल्टेज हमने इसमें दिया, क्या करेगा कि इसमें एक अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण एक एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। आप लोगों ने नाम सुना होगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत नाम आप लोग सुना है कि नहीं सुना है। चलिए सुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब फैराडे ने, एक वैज्ञानिक थे फैराडे ने बताया था, अगर हम किसी भी कॉइल के पास दूसरी कॉइल को रख दें और हम उस कॉइल में क्या करें, AC सप्लाई प्रभावित करें, तो एक इंडक्शन के द्वारा या प्रेरण के द्वारा उस कुंडली में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र या BMF जनरेट होता है। क्या होता है, EMF जनरेट होता है। EMF होता क्या है, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा EMF होता क्या है, EMF क्या होता है, ये आपके माइंड में चलेगा, ठीक। क्या EMF क्या होता है, ये होता है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, एक बल लग रहा है,
और उस बल के कारण एक दूसरे में क्या हो प्रेरणा हो रहा है, प्रेरणा या चुंबकीय क्षेत्र या मतलब अल्टरनेटिव चुंबकीय क्षेत्र बना है, और जब इसका क्षेत्र बन गया, इसमें साथ चुंबकीय क्षेत्र बना गया, किसके कारण, मैं फोर्स के कारण, एसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना। और चुंबकीय क्षेत्र बनने के साथ साथ एक का लगा एक फैराडे का लगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत अनुसार एक इसमें क्या लगा प्रेरण हुआ, प्रेरण होगा, इसका भी क्षेत्र अवधि सटीक लगाया रखा है कहीं एक और, तो सटीक रखेगी तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। सटीक रखने से क्या है, उसमें क्या हो बिना हलचल के भी उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है दूसरी कॉइल में, किसके कारण, इंडक्शन के कारण। इंडक्शन किस पर सिद्धांत पर करता है, तो कह सकते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के कारण इसमें भी एक चुंबकीय बल जो क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें भी फ्लक्स बनेगा, इसमें फ्लक्स बनेगा तो एक ईएमएफ बनेगा, किस कारण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर भी एक दूसरी कॉइल में भी क्या बन जाएगा, ईएमएफ बन जाएगा। जब ईएमएफ बन जाएगा तो इसमें भी एक वोल्टेज बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आपके ट्रांसफार्मर की जो कॉइलें होती हैं आपस में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग नहीं होती है, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिकल कपलिंग होती है। दूसरी बात आपकी मैग्नेटिक कपलिंग नहीं होती है, और क्या क्या कपलिंग होती है, चुंबकीय कपलिंग होती है। चुंबकीय कपलिंग का मतलब हो गया एक चुंबक से दूसरी चुंबक को जोड़ देती है। और इलेक्ट्रिकल कपलिंग का आप समझते हो, इलेक्ट्रिकल कपलिंग का होती है जोड़ना, का होता है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है एक तार को दूसरे तार से जोड़ देना। इलेक्ट्रिकल जैसे ये तार ये है और दूसरा तार ये, इन दोनों को अगर हम जोड़ बना दें, जिसे जोड़ दें, जब हम जोड़ देते हैं तो हम कह लेते हैं इसे इलेक्ट्रिकल जोंट बोल देते ना, इलेक्ट्रिकल जोंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल जोंट बोलो या इलेक्ट्रिकल कपलिंग बोलो तो एक ही बात होती है, ठीक है, कपलिंग, ठीक है। जो कपलिंग होती है वो एक ही तरह का जोंट होता है। इसी तरह मैकेनिकल कपलिंग का मतलब होता है कब कोई धातु एक दूसरे धातु, मतलब कह सकते हैं मैकेनिकल मतलब सॉफ्ट के द्वारा, मैकेनिकल कपलिंग क्या होती है किसी सॉफ्ट के द्वारा आपस में जोड़ देना, या किसी मोटे पार्ट को किसी दूसरे बेंडिंग के द्वारा जोड़ देना, ये क्या होती है, मैकेनिकल कपलिंग होती है। अब आप बात समझ में आ रही होगी कि ये ट्रांसफर के सिद्धांत पर काम करता है, चुंबकीय प्रेरण के चुंबकीय अननोन प्रेरण के सिद्धांत। अननोन की बात करें, जब हमारा एक चुंबकीय बल इसमें बना, एक चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसमें बना, जब दोनों में आपस में चुंबकीय क्षेत्र जो मिलते हैं दोनों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अननोन प्रेरण कहते हैं। जब दो चुंबक आपस में, दो चुंबकीय क्षेत्र आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, अननोन प्रेरण कहलाती है। समझ आ रहे, जब चुंबकीय बल, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के, दो चुंबकीय क्षेत्र एक साथ में, दो एक साथ कपलिंग होती है, ये जुड़ते हैं मिलते हैं, जो प्रोसेस चलती है वो क्या, अननोन प्रेरण क्रिया कहलाती है। अब आप समझ होंगे ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ट्रांसफर क्या होता है। ईएमएफ की बात मैं बता दूं, एक ईएमएफ बल होता है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है या विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसकी हिंदी बोले विद्युत वाहक बल बोला जाएगा और इंग्लिश में बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। अब बात आ जाती है इसमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उच्च आवृत्ति के लिए हमेशा एक ट्रांसफार्मर होता है, वो होता है आपका फेराइट ट्रांसफार्मर होता है, फेराइट पोल ट्रांसफार्मर होता है आपका, दूसरा इसका एक्यूरेट सही जो है फेराइट ट्रांसफार्मर होता है, फेराइट ट्रांसफर होता है, क्या होता है, फेराइट ट्रांसफार्मर होता है। दूसरी का होता है एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। अब बात करें आदर्श ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, एक देखो ट्रांसफार्मर बहुत टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर आपको बेस पे है, जैसे हमको फेज के आधार पर, फेज बेस के आधार पर बोल सकते हैं, आधार पर फेज के आधार पर दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, एक होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर बात है कोर के आधार पर, कोर के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, कोर सेल बेरिंग। अगर बात बोलेगा सर आप बताइए का सिद्धांत के आधार पर, तो जो आउटपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार वोल्टेज आउटपुट के आधार पर क्या करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज एक वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप जब वहां वोल्टेज को बढ़ा दे स्टेप अप कहलाता है, स्टेप डाउन जहां वोल्टेज बढ़ा दे, ये हो गया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं और अलग प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं एक बनावट के आधार पर बता दी, संरचना के आधार पर तीन प्रकार बता देते हैं होते हैं, और आपके पावर के आधार पर आपके दो प्रकार के सिंगल एक पावर ट्रांसफर, एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है पावर के आधार पर, पावर आउटपुट के आधार पर, वोल्टेज आउटपुट के आधार पर स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, और इसी प्रकार ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये बोला आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आपकी हानियां कम से कम होती हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी हानियां क्या होती है, कम से कम होती हैं। तो कम से कम हानियां तो इसलिए बोल रहा है, तो जो अगर उसमें हानियां बराबर हो वो तो शून्य के बराबर हो,
शून्य के नजदीक हो, वो ऐसा ट्रांसफार्मर का होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर होता है। अब हानियां क्यों कैसे कम होती हैं? देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल की बात करें, हानियां जब कम हो सकती है जब इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा का हो 0 के करीब हो। अब ऐसा विश्व में ऐसा कोई मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस ना हो? भाई रेजिस्टेंस के कारण ही तो भाई हीट होती है। हीट होती है तो हानियां हीट के कारण होती है। और ट्रांसफार्मर जो हीटिंग के कारण जो हानियां होती हैं, तो वही हानि है वो कम से कम हो। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हानि शून्य के बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है? आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीय वोल्टेज के बीच में क्या संबंध होता है? तो प्राथमिक वोल्टेज क्या होता है? जिसे हम सप्लाई दो, टर्मिनल दो होते हैं, एक होता है आउटपुट टर्मिनल, एक इनपुट टर्मिनल। जहां से हम सप्लाई को देते टर्मिनल, टर्मिनल हमेशा टर्मिनल शब्द होता है, सॉरी टर्मिनल हमेशा टर्मिनल शब्द होता है। हम बात करें बुशिंग, बुशिंग भी और टर्मिनल। इसमें वैसे ट्रांसफार्मर में चीजें होती है ना, बहुत सहायक सहायक उपकरण भी होते हैं, उसमें बहुत सारे जुड़े होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। पहली बात, हम बात कर रहे थे प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीय वोल्टेज क्या होता है। देखो, जो हम बाइंडिंग बाइंडिंग की बात करें, बाइंडिंग मुख्यतः ट्रांसफार्मर दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी बाइंडिंग, एक होती है द्वितीय बाइंडिंग। द्वितीय बाइंडिंग बोलो या माध्यमिक बोल्ट बाइंडिंग बोलो या सेकेंडरी बाइंडिंग बोलो या प्राइमरी बाइंडिंग बोलो, एक ही बात होती है। अब मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था पहले, अब फिर मैं बना दे रहा हूँ इस तरह का। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। देखिए इसका ट्रांसफार्मर क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक, ये ट्रांसफार्मर का तो सिंबल होता है। अब ये बात करें, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तब उसकी प्राइमरी बाइंडिंग, प्राइमरी जो बाइंडिंग होती है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जिस तरफ से हम सप्लाई को देते हैं, चाहे वो वोल्टेज हाई दे रही हो चाहे वोल्टेज लो दे रहे हो, पहली बात ध्यान से सुनो, जिस तरफ से हम सप्लाई को देते हैं वो हमेशा प्राइमरी बाइंडिंग कहलाती है। प्राइमरी बाइंडिंग दिया है। और जिस तरह से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, घरों के लिए सप्लाई प्राप्त करते हैं, उसे सेकेंड बाइंडिंग कहते हैं। कभी भी ये मत सोच लेना कि जहाँ वोल्टेज ज्यादा हो जहाँ वोल्टेज कम हो। घरों में तो यही हाल होता है कि वोल्टेज ज्यादा तो इनपुट में की आती है और कम वोल्टेज निकालती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ निकालती है वो आप सेकेंडरी वोल्टेज मान लेते हैं, कम निकालती है तो ऐसा अपने माइंड में चलता है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोग विशेष ध्यान से देखना, आपको वोल्टेज जिस तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस उपकरण में, जिस सप्लाई की प्राइमरी बाइंडिंग में या किस बाइंडिंग में दी जा रही है, वो हमेशा प्राइमरी बाइंडिंग कहलाती है। जिससे हम ले रहे हैं सप्लाई, को सेकेंडरी बाइंडिंग कहलाती है। आप लोग अगर पावर हाउस पर जाएंगे, किसी बिजली घर पर जाएंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे कम सप्लाई देने पर अधिक लाइट बना के देती है। कम सप्लाई देने पर अधिक लाइट बना के देती है। जैसे आप पावर स्टेशन पर जाएं तो वहां जो लाइट जो बनती है वो आपका 1.1 kV से लेके 11 kV तक लाइट को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। और फिर हमारे जो ट्रांसमिशन की जो की जाती है 800 kV तक। अब 800 kV तक ट्रांसफर लाइट की जाती है। तो आप सोचने वाले होंगे कि हम जिस बात छोटी सप्लाई दे रहे हैं, 11 kV का दे रहे हैं, और हमारे 800 kV तक उसकी हो जाती है, हम सोच सकते हैं कि वो प्राइम बाइंडिंग हो क्या? आप लोग तो इसी सब, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरफ से हम सप्लाई देते हैं वो प्राइम बाइंडिंग कहलाती है, और जिस तरफ से सप्लाई लेते हो सेकेंडरी बाइंडिंग कहलाती है। इसी आइडियल ट्रांसफर की बात करें तो क्या करेंगे, इसमें कोई हानि तो होगी नहीं। तो हम कैसे, जितना वोल्टेज बन रहा होगा उतनी हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा हो, तो हम कह सकते हैं जितना ईवीएम बनना होगा विद्युत भाग को, उतना ही हमारा वोल्टेज होगा। तो हमारा कह सकते हैं जहाँ ईवीएम E1 है वोल्टेज विद्युत भाग वाला, उतना ही प्राइमरी में वोल्टेज होगा, और जितने ये दूसरे में है उतना ही वोल्टेज सेकेंडरी में होगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की है तब, एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की है तब तो ये कंडीशन होनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ, ये बनने में कोई हमारी ऊर्जा लॉस नहीं हुई है, इसलिए वोल्टेज मेरा जो ईएफ है, ईएमएफ है, वो हमेशा क्या है, इक्वल रहेगा जितने वोल्टेज के बराबर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 100% मानी जाती है। लेकिन जो हमारे जो पावर हाउस में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनकी दक्षता अधिकतम कितनी होती है, 98%। 95 से लेकर 98% तक उसकी दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। अतः क्या, जितनी पावर लेता है उतनी पावर हमको देता है।
ठीक है। और जो जितनी कम देता है तो वो कहते हैं वो लॉस में चली गई, हीट टू के लॉस में चली गई। 5% या 2% जो भी बचती है वो किसमें, हानियों में चली गई। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। कंजर्वेटर होता क्या है, पहले बात समझ लीजिए। कंजर्वेटर होता क्या है इसकी बात ध्यान से सुनिए। ये कंजर्वेटर आपने एक ड्रम नुमा एक देखा होगा, ट्रांसफार्मर के ऊपर रखा हुआ एक ड्रम नुमा, उसमें आपको एक जेल भर दिया जाता है। और ये जोर का आप जो आप सांस, जिससे आप लोग सांस लेते हैं ऐसे ट्रांसफार्मर सांस लेता है। जो सांस लेता है तो वायुमंडल में जो नमी है वो अंदर की जो एयर है वो क्या, वो कंजर्वेटर के थ्रू क्या करेगी, सोख लेगी। और शुद्ध हवा उसके अंदर, गर्म हवा ही उसमें राहत करेगी, मतलब एकदम स्वच्छ हवा भेजेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी कंजर्वेटर, नमी को रोकता है, सीधी सी बात है, नमी को क्या करता है कंजर्वेटर, काम है नमी को रोकना। और इसलिए मैं इसे माफ चाहता हूँ। कंजर्वेटर आपका सही है, एक ड्रम नुमा होता है, लेकिन इसमें कंजर्वेटर वो ब्रीदर काम होता है। जो मैं बता रहा हूँ एक ब्रीदर लगा होता है, उससे काम होता है। ये क्या करता है, कंजर्वेटर काम होता है जो ट्रांसफार्मर में जो लगा होता है। ट्रांसफार्मर क्या लगा होता है, एक लोड लगता है, जैसे हम कोई चीज लोड ले रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं, तो क्या करता है उसको, तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल भरा होता है वो खोलने लगता है। खोलने लगता है तो ये एक तरह का, जैसे ही खोलता है तो ट्रांसफार्मर का जो एक ड्रम जमा होता है उससे ऑयल का होता है उसमें भर जाता है। जिससे भर जाने से क्या होता है, एक तरह का लूप भिन्न का तेल स्तर को विस्तारित करता है, मतलब इसमें विस्तार बढ़ा देता है। अगर ऐसा ना लगाएंगे क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर फटने का डर रहता है। अगर ऐसा ना कराएं, कंजर्वेटर ना लगाएं, तो अगर ज्यादा हीट होने पर, ज्यादा लोड होने पर ट्रांसफार्मर का तेल ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए कंजर्वेटर का एरिया, मतलब थोड़ा सा तेल भरने पर क्या वो खोलने लगता है और वो क्या करता है, कंजर्वेटर में समा जाता है, मतलब विस्तारित करने के काम में आता है। इसलिए लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार करने के काम में आता है, मतलब तेल को बनाए रखता है। इसका एक ऑप्शन 4 से हुआ, ठीक है। नमी की बात कर रहा था, नमी आपका बीदर का काम करता है। बीदर में जेल भरा होता है, लेकिन ये कंजर्वेटर में एक ड्रम नमा होता है। उस ड्रम में आपको जैसे ही तेल आता है तो उसके जो फलता है उसके टैंक से वो ब्रीद कंजर्वेटर चला जाता है, और फिर वो ठंडा होने पर क्या होता है, वो फिर नीचे जाता है। अतः हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि लोड होने की कंडीशन में एक कंडीशन अपना काम बचाव करता है, किसका, कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर को फूकने से बचाने काम करता है, या फटने के टैंक को फटने से बचाने काम करता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं नए क्वेश्चन। लिखते रहिए, मैं जब लिख रहा हूँ क्वेश्चन को लिखते रहिए। जो क्वेश्चन हम ट्रांसफर बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको भी लिखते रहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी, फिर ये याद नहीं रहेगा क्या आंसर रहा था, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर था। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने क्वेश्चनों को लिखते रहिए, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और हल करिए। देखिए आप लोगों को एक और आपसे विनती करता हूं मैं आपसे, कि आप लोग क्वेश्चनों में जो अगर गलती भी कभी हो जाती है तो आप उसे पढ़िए, फिर ढूंढिए। अगर तो आप उस पर रिप्लाई करिए सर ऐसा नहीं ऐसा करिए। वैसे तो मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, गलती भी करता हूँ तो इसलिए मैं काफी सुधारने की कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर हो भी जाता है भूल चूक में, तो उसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के पे जाके उस पर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं हमको। ठीक है, वैसे तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को या हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे वो इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ ले उठा सकें और परीक्षाओं में अपनी पूरी 100% दक्षता या क्षमता के साथ परीक्षा दे सकें, जिससे वो आपका परीक्षा फल एकदम बढ़िया हो या उत्तीर्ण हो। अगला क्वेश्चन है,
ये क्या रखा है, लघु परपथ परीक्षण द्वारा टीएफ में कौन से दोष का पता लगाते हैं। तो पता लगाते हैं या कह सकते हैं दोष, फॉल्ट की बात कर रहा है। फॉल्ट, ये दोष ना हो के इसमें एक चीज और गलत लिखा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, ये होती है हानि। कौन सी हानि का, हानि, ठीक है, हानि होनी चाहिए, कौन सी हानि का पता लगा सकते हैं। नंबर एक, ताम्र हानि। नंबर दो, वाव हानि। नंबर तीन, हानि। और नंबर चार, भावरानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं, लिखते हैं।
देखिए मैंने स्क्रीन पे लिख देख के क्वेश्चन अगले पे। देखिए कह रहा है कि लघु परपथ परीक्षण द्वारा टीएफ ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानि का पता लगाते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर में हानियों का पता लगाने के दो विधि हैं। परीक्षण तो कई किए आते हैं लेकिन विधि इसमें परीक्षण करने की क्या है, हानि ज्ञात करने की दो विधि हैं। पहली विधि है शॉर्ट सर्किट परीक्षण टेस्ट द्वारा कर सकते हैं, जिसे शॉर्ट सर्किट परीक्षण कह रखे हैं, इंग्लिश में बोला शॉर्ट सर्किट परीक्षण द्वारा ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया उसकी सेकेंड वाइंडिंग को शॉर्ट कर दें। तो सेकेंड वाइंडिंग का मतलब ऐसा हम कह सकते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसमें लोड दिखता है। देखो बोल सकते हैं शॉर्ट करने में लोड बढ़ेगा, जब लोड बढ़ेगा तो हम हानि ज्ञात करेंगे ताम्र हानि। पहले चीज है फर्स्ट जगह करें ताम्र हानि। अब आपकी बात में आती होगी दिमाग में आ रही होगी सर ये बताइए हानियां ट्रांसफॉर्मर होती कितनी प्रकार की। हानियां ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वैसे स्टेरस हानियां नहीं मानी उसका सॉरी एयर हानियां नहीं होती हैं, यांत्रिक हानियां होती हैं लेकिन एयर हानियां नहीं होती हैं। इसलिए अगर प्रॉपर देखा है तो चार प्रकार बोल सकते हैं। नंबर एक में कौन सी होती है आपकी ताम्र हानियां, नंबर दो लोह हानियां, नंबर तीन यांत्रिक हानियां, नंबर चार फ्रैक्शन हानियां। ये होती हैं ये एयर हानियां बोल सकते हैं। फ्रैक्शन हानि को एयर हानियां भी कहते हैं, वह हानियां। अब ट्रांसफॉर्मर ताम्र हानियां और वाव हानि इसमें लेके एयर हानियां कह सकते हैं, फ्रैक्शन हानि कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। स्ट्रेस हानि और हवाधार हानियां। सर आप बात कर रहे होंगे ये स्ट्रेस हानियां तो आपने बताई नहीं तीन चार में, लेकिन ये क्या होती है। तो हम कह सकते हैं अगर ट्रांसफार्मर की बात करें मुख्य चौक में ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसलिए इसमें दो प्रकार की हानि मानी जाती है। एक तो मानी जाती है ताम्र हानियां, एक लोह हानियां मानी जाती है। लो हानियां मानी जाती हैं, इसलिए दो हानियां मुक्त पढ़ाई जाती किताबों में दे रखी होती हैं। दो हानियां, एक ताम्र हानियां जिसे कॉपर लॉसेस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसे आयरन लॉसेस। जब आयरन लॉसेस या कॉपर लॉसेस में बात करें तो हम शॉर्ट सर्किट पता करते हैं। तो आयरन लॉसेस शॉर्ट सर्किट की बात करें तो कॉपर हानि ज्ञात करते हैं। अगर ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें ट्रांसफॉर्मर तो हम कहते हैं आयरन लॉसेस ज्ञात करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं आयरन लॉसेस किसमें करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट में। जब क्या शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात कर रहा है तो शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है तो कौन सा होना चाहिए आपका दिमाग में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। अगर शॉर्ट की बात करें तो आपसे क्या होना चाहिए ताम्र हानियां। क्या होना चाहिए ताम्र हानियां। इसी प्रकार अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। देखो हम ट्रांस जो कोर बना जब ट्रांसफार्मर की संरचना बनाते हैं, संरचना कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रांसफार्मर को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है हम टुकड़ों बनाते हैं। जो टुकड़ों में बनाने का उद्देश्य यही है कि जो एडी करंट लॉसेस को कम करना, एडी करंट लॉसेस को कम करना। ठीक है इसका चौथा आंसर होना चाहिए कितना चाहिए एडी करंट लॉसेस को कम करना। तीसरा है आपका अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता प्राप्त कैसे की जाती है। ट्रांसफार्मर की जो अधिकतम दक्षता है अगर एक आप लोगों को ये दे दिया हो तो कह सकते हैं ताम्र हानियां बराबर लोह हानियां। जहां ताम्र हानियां और लोह हानियां बराबर होंगे वहां दक्षता ट्रांसफार्मर की अधिक होगी। तो आपका यही कोई आंसर हो जाए ताम्र हानियां बराबर लोह हानियां। ताम्र हानि जहां दिख रही हो और लोह हानियां बराबर दिख रही हो तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है।
चलिए इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।